नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रोहित में। तो आज हम आपके वो जो है सीटेट एग्ज़ाम का मैथ्स पोर्शन जो है सॉल्व करवाने के लिए आए हैं। हम आपको यहाँ पर सिर्फ़ आंसर की उपलब्ध करवाएँगे, आपको केवल यानी कि केवल आंसर्स बताते हैं, जिससे कि आप अपना आंसर्स मैच कर लें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, कोई अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए है, तो दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस क्वेश्चन का फ़ोटो डाल सकते हैं। हम आपको जो है आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में हम आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे देंगे, जिससे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर वहाँ पर आप फ़ोटो सेंड कर दीजिएगा, तो हम आपको सॉल्यूशन उपलब्ध करा देते हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं ये रूट में दिया गया है, इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू होगा दोस्तों 205/84। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है, ये दिया गया है आपका एक इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन में वो पूछ रहे हैं 3x + 4 का मान क्या होगा? तो इसमें आपका आंसर आएगा 2। नीचे दी गई समस्याओं में से कौन-सी समस्या की प्रकृति में अंतःविषयक है? तो दोस्तों इसका आंसर आपका चौथा होगा। आप अपना नाम लिखिए और प्रत्येक अक्षर में जहाँ संभव हो सममित रेखाएँ खींचिए। सममित रेखाएँ का मतलब होता है दोस्तों लाइन ऑफ सिमेट्री। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा यहाँ पे दिया गया है निम्न मापों में सेंटीमीटर में ये लंबाइयाँ दी गई हैं, कौन से मापक से एक समकोण त्रिभुज की भुजाएँ हो सकती हैं? तो समकोण त्रिभुज की भुजाएँ वही हो सकती हैं जिसमें बड़ी भुजा का स्क्वायर जो है शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर हो, तो इसमें आपका आंसर होगा 14, 50, 48। तो क्वेश्चन नंबर 35 है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखिए, आपकी साड़ी दी गई है, साड़ी से पाई चार्ट बनाया जाता है और पाई चार्ट बनाने पर जो त्रिज्य खंड बनते हैं, त्रिज्य खंड से जो त्रिज्या यानी कोण पर जो सेंटर पर कोण बनेगा, तो वो ये कह रहे हैं कि उन केंद्रीय कोणों का मान ज्ञात करना है। क्या क्या अंतर होगा जो मार्च और जनवरी में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या को दर्शाते हैं? यानी जो पाई चार्ट आप बनाएँगे, उसमें से मार्च और जनवरी के जो आपके त्रिज्य खंड बनेंगे, उनके जो केंद्र पर जो एंगल बनेंगे, उनका डिफरेंस पूछ रहे हैं, अंतर पूछ रहे हैं, तो ये आपका आएगा 27.2 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु ए को 382.50 पर बेचने से रेणु को 15% की हानि होती है और वस्तु बी को 616 में बेचने पर 12% का लाभ होता है। यदि वह दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर 1180 में बेचते हैं तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर आपका 18% आएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी संख्या 72 से विभाजित नहीं है? इसका आंसर है आपका 95,142। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है आधारभूत अवधारणा जैसे आकृतियां, परिमाण, क्षेत्रफल, बहुभुज की विशेषताओं, गुण का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री है? तो ये होता है आपका जियो बोर्ड। अगला क्वेश्चन है आपका, राजीव ने 7,000 की एक राशि 20% वार्षिक दर पर एक सही 1/2 वर्ष के लिए निवेश की जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। देखिए अर्धवार्षिक का मतलब होता है कि साल में 2 बार। साल में 2 बार का मतलब हो गया कि 6 महीने में 1 बार हो रहा है, साल में 2 बार हो जाएगा। तो ये 1.5 साल का मतलब ये 2 गुना हो जाता है, समय 2 गुना हो जाता है और दर जो है वो आपकी आधी हो जाती है। तथा उनके मित्र अमित ने 8,000 की एक राशि इस प्रतिशत वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किए जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था। परिपक्वता पर यानी जब समय पूरा हो गया, समय पूरा होने पर राजीव द्वारा प्राप्त ब्याज और अमित द्वारा प्राप्त ब्याज में क्या अंतर होगा? तो इसका आंसर आपका होगा 637। अगला, घड़ियां किस संख्या प्रणाली पर आधारित होती हैं? ये होती हैं साष्टिक यानी सेक्साजेसिमल प्रणाली पर आधारित होती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किसी बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की 3 गुने के बराबर है यदि आधार का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन की धारिता लीटर में क्या है? तो लीटर के लिए आपको पता है मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा इनको, उसके बाद जो है आपका आंसर निकलेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से ये जो आपका आधार का क्षेत्रफल दिया गया है पाई आर स्क्वायर से आप क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या का 3 गुना जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, वो हाइट हो जाएगी। और जब आप फार्मूला पाई आर स्क्वायर ये लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 25.8
25,872। ध्यान रखिएगा आपका आंसर आएगा 25,872। जब आप इसको लीटर में चेंज करें तो आपको 1000 से भाग देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक विद्यार्थी को निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखने को कहा गया। यानी ये संख्याएं दी गई, इनको अवरोही क्रम में लिखना था। तो अवरोही क्रम में लिखना था तो उसने उसका उत्तर था, उसने ये उत्तर दिया। तो वो कह रहे हैं विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तर के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। विद्यार्थी को पूर्णांकों के जोड़ के नियम को पुनः स्मरण कराना चाहिए। जोड़ का कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों आपका आरोही अवरोही में। विद्यार्थी ने संख्याओं का सही क्रम लिखा है, सही नहीं लिखा है उसने, उन्होंने अवरोही कहा था, आरोही लिखा है, तो ये भी गलत हो गया। विद्यार्थी ने पूर्णांकों को क्रम में लगाने की अवधारणा को समझ लिया है। ये क्रम से तो उसने सही से लगाया हुआ है, उसने क्रम तो सही रखा हुआ है, किंतु उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करके एक त्रुटि की है उसने, जो है इसको अवरोही की बजाय उसने क्या कर दिया है, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया है। उसने क्रम में लगाना तो सीख लिया, लेकिन आरोही या अवरोही में नहीं आ रहा है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वस्तुओं पर छूट की अवधारणा के शिक्षण के अंतर्गत एक शिक्षिका ने लोकल मार्केट, तो इसका आपका आंसर होगा ये विद्यार्थियों को सेल से संबंधित विभिन्न विज्ञापनों को देखने और दुकानदार से इसके आकलन की जानकारी प्रदान करने का अवसर देता है। अगला क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज एबीसीडी में यदि ए बी समांतर है डीसी के, देखिए ए बी समांतर है डीसी के तथा आपका ये जो है एंगल बी 70 है। अभी यहाँ तो और ए बी और सी डी बराबर हैं, ए बी और सी डी बराबर है। ये देखिए एक चतुर्भुज सा बन गया है, चतुर्भुज ए बी सी डी है जिसमें ए बी है, ए बी जो है वो डी सी के बराबर है। और यहाँ पर देखिए जब ये समांतर और बराबर होंगी तो इसका मतलब इनके जो संलग्न कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। यानी अगर कोण बी जो है वो 70 अंश है तो इसका मतलब है सी 110 हो जाएगा। सी 110 निकला है तो दोस्तों आपका केवल एक ही ऑप्शन सही है, इसमें एंगल ए और एंगल सी दोनों 110 दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया, एक समीकरण दिया गया है 4x² प्लस 9y² प्लस 12xy माइनस 5 × 2x प्लस 3y माइनस 14 का एक गुणनखंड है। तो इसका आंसर आपका होगा चौथा 2x प्लस 3y माइनस 7। अगला क्वेश्चन है आपका, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -40/3 है। यदि उनमें से एक -5/2 है और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम x है तो 8x प्लस 2 होल 1/4 यानी 2 सही 1/4 का मान क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा आपका 3 सही 3/4। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक्स वाई और जेड क्रमशः एक त्रिभुज के आधार वाले पिरामिड के फलकों शीर्षों और किनारों की संख्या को, यानी यक्स जो है यक्स क्या बताता है, फलकों की संख्या, फलक मतलब होता है फेस। तो ध्यान रखिएगा ट्रायंगुलर पिरामिड जो होता है उसमें 4 फेस होते हैं आपके। बाई क्या है, बाई शीर्ष को दर्शाता है, शीर्ष भी 4 होते हैं। और जेड क्या दिखाता है, किनारे में यानी एजेस को बताता है, तो एजेस आपकी होती हैं 6, ठीक है ना। तो अब ये एक्स वाई जेड के वैल्यू हमें पता हो गए हैं। एक्स वाई जेड के वैल्यू आप जब यहाँ पुट करेंगे, इनमें चेक करेंगे तो आपका आंसर दूसरा सही निकलेगा, 2x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 8। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, a प्लस बी इज इक्वल टू 17/6 और ए बी बराबर 2 है तो a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमने यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है, इसका फार्मूला होता है डायरेक्ट a माइनस बी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। जब आप ये फार्मूला यूज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/6। क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों ये डाउटफुल है, इसमें आंसर सही नहीं निकल रहा है, इससे कई बार हमने प्रयास किया है। तो अगर आप में से किसी का भी आंसर इसमें मैच किया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और कैसे किया है प्लीज़ एक बार सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएं। इसके अलावा मैं कोशिश करता हूं अगर आंसर ठीक से निकल के आता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पैटर्न की समझ का विकास बीजगणित पढ़ने के लिए आवश्यक माना जाता है, निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका है पैटर्न सामान्यीकरण से संबंधित है। अगला है देखिए दोस्तों, एक तरड़ ताल की लंबाई 20 मीटर और 15 मीटर है तथा गहराई 4 मीटर है। इसके फर्श तथा इसकी दीवारों पर 42 प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर करवाने की लागत क्या होगी। देखिए अगर आपका ये वो ये कह रहा है कि 42 प्रति वर्ग मीटर
फिर लागत तो आपको पता होना चाहिए, जो क्षेत्रफल आप निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, उसमें 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इनमें से वही आंसर सही होगा जो 42 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपका एक से अधिक ऑप्शन ऐसे मिल रहे हैं जो 42 से आपके डिवाइड हो रहे हैं, तो आप सीधा क्या करेंगे, ये फॉर्मूला जो हमने आपको दे रखा है लिखे देखिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि फर्श और दीवार हो, यानी 4 दीवारें और फर्श हो गई, यानी ऊपर का जो हिस्सा है, ऊपरी का हिस्सा जो है यानी एलबी, एक एलबी आपका माइनस हो जाएगा उसमें से। जब ये फार्मूला आप लगाएंगे तो आपका आंसर निकलेगा, यहाँ इस फॉर्मूले से आपका निकलेगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में आप 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 24,360, आपका जो है आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो वृत्ताकार खेतों C1 और C2 के परिमाप क्रमशः 40 पाई मीटर और 96 पाई मीटर हैं। देखिए, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जिनके पाए निकलेंगे, तो तीसरे खेत C3 की त्रिज्या क्या होगी यदि इसका क्षेत्रफल C1 और C2 के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कहने का मतलब ये दो खेत हैं, दो खेतों की इनकी जो है परिमाप दिए गए, यानी इनके सर्कमफेरेंस दिया गया है, परिधि दी गई है, परिधि की लंबाई दी गई, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, दोनों का रेडियस निकाल लेंगे। यहाँ से रेडियस निकालने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ेंगे, वो तीसरे खेत के क्षेत्रफल के बराबर है, वहां से आपकी रेडियस निकल आएगी और रेडियस आपकी निकल के आएगी 52 मीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपका लिखा है, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है। तो लिखा है, कोई संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग से बड़ी नहीं होती, गलत है ये। सभी ऋणात्मक संख्याएं अपने घनों से बड़ी होती हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही है। कोई संख्या अपने घन से बड़ी कभी नहीं होती, ये भी गलत है। और किसी अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या नहीं है, ये भी आपका गलत है। तो केवल और केवल आपका जो है ऑप्शन बी, यानी आपकी जो अवधारणा है वो बी केवल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी केवल बी हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा आपका क्या है, ए और डी दो बिंदु, ए और डी जो दो बिंदु हैं वो रेखाखंड बीसी के एक ही ओर स्थित हैं। देखिए, बीसी एक रेखाखंड है, बीसी एक रेखाखंड हो गया आपका, इसकी एक ही तरफ ए और डी दो बिंदु हैं, ठीक है ना, स्थित है। वो क्या इस प्रकार है कि ए भी 5 है, तो देखिए ए से बी ये 5 हो गया आपका, ए सी कितना है, ए से लेकर सी तक कितना है, 8 है, बी सी कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी बी सी तो 4 सेंटीमीटर हो गया। बी और डी कितना है, बी से लेकर डी तक भी 8 सेंटीमीटर, सी डी कितना है 5, सी और डी ये भी 5 हो गया। अब वो कह रहे हैं कि बताइए तब क्या होगा, इनमें देखिए कॉन्ग्रुएंसी लगाई हुई है, सभी में कॉन्ग्रुएंसी मतलब सर्वांग क्षमता लगाई हुई है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ सभी से जो है साइडों के अकॉर्डिंग जो है, ये देखिए ये वाली साइड इसके बराबर हो रही है, ये वाली साइड इसके बराबर है और ये कॉमन साइड है, तो इसका मतलब इसमें साइड 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 यानी कि भुजा 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 सर्वांग क्षमता लग रही है, एस एस एस, तो यानी कि ये दो ऑप्शन तो आपके पहले ही से गलत हो गए। अब ये दोनों में साइड साइड दिया गया, तो देखिए इसमें सही कैसा होगा, सही कौन सा होगा, देखिए ट्रायंगल हो दोनों सेम, आप लोग सोच रहे हो दोनों सेम है, देखिए सही कौन सा होता है, जैसे यहाँ पर उन्होंने ए बी आया है, तो ए बी कैसा है, ए ए बी सी, ए बी सी, यानी पहले 5 सेंटीमीटर इधर आया है, तो इस बार ये वाला जब त्रिभुज लेंगे तो 5 सेंटीमीटर की साइड ही पहले आनी चाहिए। और एंगल ए है, जो एंगल ए है आपका, एंगल ए के सामने साइड कौन सी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर साइड के सामने इस एंगल में कौन सा है, तो इस वाले ट्रायंगल में कौन सा एंगल आ रहा है, तो डी आ रहा है, यानी डी से आप स्टार्टिंग करेंगे, तो डी से स्टार्ट करेंगे, क्यों ए से स्टार्ट किया है, तो ए का सापेक्ष के वो कौन संगत कोण कौन सा होगा, डी होगा, तो डी से स्टार्ट करें तो 5 सेंटीमीटर वाली साइड पहले आनी चाहिए, तो डी से सी होगी, क्या होगी, डी सी बी होगा, ना कि डी बी सी होगा। ध्यान रखें, तो आपका आंसर जो है पहला सही होगा, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी सी बी। अगला क्वेश्चन है आपका, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या को प्रमाणित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रमाणित करने की विधि सबसे उपयुक्त है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा विरोधाभास विधि जो होती है वो सबसे उपयुक्त विधि होती है। इसके बाद है आपका, यदि ये जो आंकड़े दिए गए हैं दोस्तों, इस आंकड़ों का जो माध्य है, ये आंकड़ों का माध्य जो है वो 61.5 है, तो इन आंकड़ों सॉरी सॉरी ये माध्य नहीं माध्यक दिया गया है, माध्यक का मतलब होता है मध्यिका, मध्यिका जो है वो दी गई है 61.5, तो इन आंकड़ों का माध्य क्या होगा, माध्य का मतलब होता है एवरेज। तो आप देखिएगा यहाँ पे जो माध्यक दी गई है, यहाँ इसके टर्म्स को गिनेंगे, ये 10 है, इसमें 10 का मतलब है 4 इधर से छोड़ेंगे 4 इधर से, तो यानी जो ए और ए प्लस 3 है, इन दोनों का जो है इन जोड़ों को जोड़कर अपॉन 2 कर देंगे, तो ये दिया गया 61.5, तो ए प्लस 2a, ए और ए मिलकर 2a हो गया, 2a प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया 123 आ जाएगा,
2a का वैल्यू 120 होगा तो a का वैल्यू कितना आ गया 60 आ गया। a का वैल्यू 60 आ गया, इसका मतलब ये टर्म जो है आपका एक 60 हो जाएगा और दूसरा 63 हो जाएगा। तो एवरेज निकालेंगे, सबको जोड़कर अपॉन 10 कर देंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 59.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वही कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन से रचनात्मक आकलन के सही लक्ष्य है। रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट के जो है कौन से लक्ष्य है, तो लिखा है आकलन को अध्यापन का हिस्सा बनाना चाहिए, यानी उसको टीचिंग का एक पार्ट बनाना चाहिए, पढ़ाने का एक हिस्सा बनाना चाहिए। बच्चों को श्रेणीबद्ध और उनको इसका स्थान नियोजित करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उनको मतलब जो है उनका रैंकिंग करो, प्लेसमेंट करो, उनका स्थान इधर-उधर करो, ऐसा इससे कोई लेना-देना नहीं होता है। बच्चों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना यानी फीडबैक, उनको फीडबैक ज़रूर देना है, सही या गलत का क्या है, यानी आपका ए और सी दोनों ही सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं, तो आपका ये लिखा है गणित शिक्षण में परियोजना विधि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो इसमें भी आपका ऑप्शन होगा ए एंड सी। अगला है आपका, देखिए एक पूरा कोण से आ गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, तो ये दोनों एंगल्स दिए गए हैं, ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री 2x-10 और 3x+50, यानी इन दोनों का जो सम है, पूरक का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री है। ये देखिएगा यहाँ पर हमने सॉल्यूशन दिया है आपका 2x-10 प्लस 3x -50 इक्वल टू 90 हो गया। यहाँ देखिए 2x 3x 5x हो गया, 50 और 10 60 इज इक्वल टू 90, 5x इज इक्वल टू कितना हो गया 150 हो गया, तो यानी x का वैल्यू 30 आ गया। 30 का जब वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो 3 चौकू 12, 120 और 40 को जोड़ेंगे तो 160 जो है आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है आपका, जो परीक्षण विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट समूह के सदस्यों के सापेक्ष प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, उन्हें मानक संदर्भित परीक्षण कहते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है आप सभी को ये आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगता है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दूंगा, जिससे आप ग्रुप में जुड़कर वहां आप अपनी समस्या को बता सकते हैं, ताकि हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे उसके। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और आप सभी लोग अपना आपके मैथ्स में कितने क्वेश्चन सही हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।